नमस्कार सारे देवी देवताओं को, अक्षय कुमार का। बाकी जो चैनल पर पहली बार आए, नीचे लाल रंग का बटन होगा, 2-4 फाइट मारो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऊपर घंटा होगा, ओकरो डंडनाओ, ताकि वीडियो का अपडेट मिले। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। बाकी स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। यह निबंध है, यह चैप्टर जो है निबंध है ना रे, ये निबंध है, निबंध है, कहानी ना है ना, एक निबंध है। इसकी क्वालिटी देखा जाए ना चैप्टर की, तो वो निबंध है। चलो कहाँ तक पढ़ चुके थे? यहाँ तक पढ़ चुके थे। जैसे शेक्सपियर था, मिल्टन था। अल्लाह मत कर, गर्मी लग रहा है हमरा अपने दुनिया भर का। आबादी कितना है जी? चलो देखो, साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। साहित्य के विकास में देखो, साहित्य के विकास में किसकी भूमिका रहती है? साहित्य कब विकास करेगा? जब टैलेंटेड लोग की कमी नहीं रहेगी इस धरती पर। साहित्य का विकास, साहित्य का विकास में किन किन लोगों का? जो प्रतिभाशील मनुष्य, प्रतिभा मतलब होता है टैलेंटेड जी, प्रतिभाशाली मनुष्य। अगर प्रतिभाशाली मनुष्य नहीं रहेगा तो कहाँ से साहित्य लिखेगा वो? तो प्रतिभाशाली मनुष्य जो है, इसी के बदौलत साहित्य का विकास होता है। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली मनुष्य, ठीक, मतलब टैलेंटेड मनुष्य। इसी के वजह से क्या है? साहित्य का विकास हो रहा है। उसके बाद जन समुदाय मतलब लोगों के समूहों से जातियों की विशेष भूमिका ये सब होती है। तो ये उठे थे तो जाते जन समुदाय। अब जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा ही जवाब देंगे। जन समुदायों और जाति की विशेष भूमिका होती है। विशेष भूमिका होती है। कोई दिक्कत? किताब नहीं लाइए तू लोग? किताब पे नज़र दराओ। अभी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, खाली जवाब नहीं देना, उसके बाद खाली उतारेंगे बढ़िया से। उसके बाद है, इसे कौन नहीं जानता? इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं है। यूनान देश का जो, जैसे हम लोग भारत के हैं तो भारतीय कहलाते हैं। जो यूनान देश का है लड़का, जो यूनान देश का है यूनानी कहलाएगा। तो यूनानी जैसे हम लोग इंडियन कहलाते हैं, वहाँ यूनानी कहलाता है। तो तुम्हारा क्या बोल रहा है? यूरोप के सांस्कृतिक विकास में, हाँ यूनान देश है। यूरोप के सांस्कृतिक विकास में यूनानियों का योगदान रहा है। यूरोप के सांस्कृतिक यानी अच्छा संस्कार मिला है। सांस्कृतिक विकास में किस देश का योगदान है? यूनान देश का। यानी कि यूनान देश के यूनानियों का, ठीक, इसका योगदान है यूनानियों का। ये उस देश के रहने वाले लोगों का, यूनानिया मतलब उस देश के लोगों को संबोधित कर रहा है। इस प्रकार भारतीय है तो भारत देश के लोगों को संबोधित कर रहा है, ना कि भारत को। यूनानिया, यूनान देश भले यूनान है लेकिन यूनान देश के रहने वाले लोगों को यूनानी बोला जाता है, यूनानियों को। तो इसी की वजह से क्या है? यूरोप का सांस्कृतिक विकास हुआ है। उसके बाद है, जन समुदाय जब एक व्यवस्था में दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करता है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करता है तब उसकी ओस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ, ठीक। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। आज का यूनान की बात करें तो यह खुद एक देश है। पहले किसी के गुलाम में होगा, किसी के अंडर में होगा, अभी क्या है? स्वतंत्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं? ये 19वीं सदी में शेली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को एक ऐसी एकात्मकता पहचानने वाले में बड़ा परिश्रम किया। 2 नाम आया है जी 19वीं सदी में। 19वीं सदी के लमसम 2 नाम आया है यूनान का ही। क्या क्या नाम आया है? शेली और बायरन। अब इसके बारे में और कुछ पता नहीं चला, देखते हैं आगे। शेली और बायरन, कोई दिक्कत? 19वीं सदी में शेली और बायरन क्या पता किया? एक लाइन फिर से पढ़ते हैं। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ है। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं? 19वीं सदी में शेली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को एक ऐसी एकात्मकता पहचानने में बड़ा परिश्रम किया। अच्छा, इस चीज़ को रियलाइज़ कराया था यही महानुभाव। यही 2 महानुभाव हैं जो 19वीं सदी में रियलाइज़ कराया था। क्या कराया था कि कहाँ गया जी?
अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को, यानी कि यूनान देश का ही, जो यूनानी देश का होगा, और यूनानियों को ही क्या किया, कुछ सिखाया था। उसके बाद है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इस तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि वह विच्छिन्न है, विच्छिन्न है और अविच्छिन्न है। विच्छिन्न मतलब क्या होता है जी? विच्छिन्न मतलब अलग होता है क्या? विच्छिन्न नहीं दिया है, शब्दार्थ नहीं दिया है। वो विच्छिन्न का क्या है? लगातार। तो वो क्या होगा, छोड़ छोड़ के उल्टा। वो विच्छिन्न मतलब लगातार दिया, वो विच्छिन्न मतलब लगातार, लगातार। अगर सिर्फ विच्छिन्न रहेगा, हाँ, अटूट मतलब क्या है, विच्छिन्न है। तो विच्छिन्न का क्या हो जाएगा, टूट टूट के, तोड़ तोड़ के। ये लगातार है, ये टूट टूट के। चलो कहाँ गया? तो यह बोला इतिहास का प्रवाह ऐसा है कि कुछ लगातार भी है, कुछ टूट टूट के भी है। उसके बाद बोल रहा है मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। गुदुर गुदुर कर रहा है ना तू लोग। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है, उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर एक निर्मित अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ और किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगा। क्या बोला? बंगाल तो विभाजित हो गया। बंगाल पहले बिहार में था जी। बंगाल बिहार में ही बंगाल था, झारखंड था और बिहार था। लेकिन पहले बंगाल अलग हुआ, फिर 2000 में झारखंड अलग किया। 1912 में अलग हुआ है, बड़ा जीके जी से याद रखता है। 1912 में बंगाल अलग हुआ, 2000 में झारखंड अलग हो गया। तो अलग हो गया तो सब क्योंकि भाषा के आधार पर बांटने लगा। पहले कैसे बांटा? पहले जहाँ जहाँ जैसा लोग था उस हिसाब से बांट दिया गया, फिर भाषा के आधार पर बांट दिया गया। तो देखा कि बंगाल वाला जो है थोड़ा सा उधर वाला बंगला बोलता है, बंगला भाषा बोलता है, उसको बंगाल अलग कर दिया। इधर हिंदी बोलता है, हिंदी भोजपुरी बोलता है, इसको अलग कर दिया। उधर जो है झारखंडी वाला बोलता है, झारखंडी अलग कर दिया। धीरे धीरे क्या कर दिया, अलग करते जा रहा। तो वही बोला जब बंगाल विभाजित हुआ और किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से विभाजित रहेगा। जब तक उसके अंदर वो अपना सांस्कृतिक मतलब कि उसके पास संस्कार रहेगा, वो कभी भी बंगाल अब विभाजित नहीं हुआ। क्योंकि उसका क्या था, बंगाली भाषा ही था ना। साहित्यिक परंपरा का ज्ञान जब तक रहेगा, बंगाली जाति का सांस्कृतिक रूप से वो विभाजित रहेगा, यानी नहीं टूटेगा। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए, यानी कि जो टूटा हुआ बंगाल है, उसके बाद टूटा हुआ पंजाब है। पंजाब की राजधानी कहाँ है जी? पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। दोनों का चंडीगढ़ है, यानी कि वो भी टूटा है, पंजाब भी टूटा है। पंजाब भी क्या है, टूटा है। दोनों जो एक ही होगा, बाद में कुछ हुआ होगा तो पंजाब अलग, हरियाणा अलग, लेकिन दोनों का राजधानी चंडीगढ़ है। उसी प्रकार वही बोल रहा है कि जो टूटा हुआ बंगाल है और टूटा हुआ पंजाब है, वो दोनों में अगर कुछ डिफरेंस निकालिए तो देखिए क्या ज्ञात होता है कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यून अधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र को भी अस्मिता होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं। दुनिया में टोटल 200 से प्लस 200 देश है, और सब में क्या अलग अलग भाषा है, सब में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो अनेक तरह की क्या है, जातीय भी हैं, अनेक तरह के भाषा भी हैं। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्व पर मुसीबत आती है, तब उन्हें अपने राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, एक और जी आया, हिटलर का नाम सुने हो? इतिहास पढ़े होगे तब। हिटलर बड़ा हिटलर था ये, इसलिए नामो हिटलर है। ये सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। काहे किया था, आगे देखते हैं। हिटलर जो कहाँ था, सोवियत संघ कहाँ है जी? रूस में है। ये रूस का है, रूस का। इस प्रकार महाराष्ट्र बड़ा शहर है भारत में, उसी प्रकार सोवियत संघ, इसी को रूस भी कहते हैं। उस समय राष्ट्र अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी थी। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय और देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। जो भी हिटलर का विरोध करता था, वही संग्राम क्या कहलाया, तुम्हारा
महान राष्ट्रीय संग्राम कहलाया। हिटलर विरोधी संग्राम, हिटलर विरोधी संग्राम, हिटलर विरोधी संग्राम जो था इसी को क्या बोला गया? हिटलर विरोधी संग्राम को कहा गया, क्या बोला गया? महान राष्ट्रीय संग्राम, राष्ट्रीय संग्राम यानी सोवियत रूस का ही संग्राम था, इसलिए राष्ट्रीय संग्राम बोला गया। ठीक, चलो उसके बाद आगे देखते हैं। इस युद्ध के दौरान, यानी ये युद्ध हुआ था जो ना राष्ट्रीय संग्राम हुआ था उस देश के अंदर, तो उस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया, बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। चलो जी, कहाँ तक थे? युद्ध हो रहा था ना, युद्ध हो रहा था। देखो युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ, किताब पे उंगली रखो, देखो क्या क्या नया नया वर्ड आता है। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा, मारोगे। तू किताब काहे नहीं लाया? चलो देखो, इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। इस युद्ध के दौरान रूसी जाति यानी रूस है ना जी, तो रूसी जाति यानी रूस के जो लोग हैं उन्होंने अपनी साहित्य की परंपरा का ज्ञान अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया? सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न है। सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से अलग है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रभाव विच्छिन्न है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रभाव भी अविच्छिन्न है। जारशाही रूस के तोल्तोय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं। कैसा नाम है जी? लोकप्रिय साहित्यकार हैं। नाम आया जी, एक जारशाही रूस है। जारशाही रूस में एक साहित्यकार था। जारशाही रूस में एक साहित्यकार था और उसका नाम क्या है? तोलस्टॉय। यहाँ पे लिख दें, तोलस्टॉय, यही है ना जी? तोलस्टॉय जो क्या है, ये जो है साहित्यकार था, फेमस प्रसिद्ध साहित्यकार था जी। जारशाही रूस का प्रसिद्ध साहित्यकार था। ठीक, चलो, प्रसिद्ध साहित्यकार था। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं हुई, वरना और पुष्टि हो जाती। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ। बहुजातीय राष्ट्रीयता यानी कि बहुत से जात क्या हो गए उस देश में रहने लगे, तो बहुजातीय राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। किस देश में जी? सोवियत संघ। किस देश में हुआ? सोवियत संघ में ना। सोवियत संघ मतलब रूस। सोवियत संघ मतलब रूस। रसिया, बहुत इसका जो है रसिया बोलते हैं, रसिया। रूस के लोगों को रसिया बोलते हैं, रसियन। उबला रसिया नहीं, खाए वाला रसिया नहीं। चलो ठीक है। कहाँ हेरवा देता है मर्द? हाँ, चुप। पुनर्जन्म हुआ और यार कन्वा जी सबका और यार हाँ रुक कटक्कन बोल दे पहले, रुक अभी। चलो देखो, साहित्य के विकास में किसका योगदान है? प्रतिभाशाली मनुष्य, जन समुदाय और जाति का महत्वपूर्ण भूमिका है। साहित्य के विकास में किसका योगदान? प्रतिभाशाली मनुष्य, समुदाय, जन समुदाय और जाति की विशेष योगदान है। उसके बाद यूरोप का सांस्कृतिक विकास किससे हुआ है? यूनानियों से हुआ है। यूरोप का सांस्कृतिक विकास किससे? यूनानियों से। यूनानी कहाँ का रहने वाला होगा? यूनान का। उसके बाद 19वीं सदी में शेली और बायरन था, जो आंदोलन चल रहा था उसमें क्या किया? लोगों को कुछ सिखा रहा था। शेली और बायरन, दो व्यक्ति का नाम आया था। उसके बाद हिटलर, जो क्या है सोवियत संघ रूस पर आक्रमण किया था हिटलर ने इसी समय के लमसम। उसके बाद हिटलर विरोधी
ये जर्मनी का था। हिटलर विरोधी संग्राम, यानी कि जो जो हिटलर का विरोध कर रहा था तो वहाँ तो आंदोलन होगा ही। हिटलर विरोधी संग्राम, उसी को क्या बोला गया? राष्ट्रीय संग्राम। उसको क्या बोला गया? राष्ट्रीय संग्राम। उसके बाद जारशाही रूस, जारशाही रूस को ही बोला गया है, जारशाही रूस को ही बोला गया है। इसका कुछ संबोधित कर दिया गया है, बढ़ेगरी किया है रूस का। तो जारशाही रूस में एक महानुभाव है, क्या नाम है? तोल्स्तो, तोल्स्तो, तोल्स्तो। ये क्या है? एक प्रसिद्ध साहित्यकार था रूस का, जारशाही रूस का तोल्स्तो एक प्रसिद्ध साहित्यकार था। उसके बाद बहुजातीय, यानी कि इस देश में, यानी कि किस देश था? रूस था ना, सोवियत संघ। इस देश में बहुत सारे जाति क्या हो गए? इसका उदय हुआ, मतलब जन्म हुआ। बहुत से जाति लोग क्या हो गए? वहाँ पर जन्म होने लगा। इससे क्या हो गया? कौन सा देश? सोवियत संघ, रूस। इतना था। चलो आगे देखते हैं, अब इसको मिटाते हैं। अब उतारता नहीं दूसरे कॉपी से। चलो कहाँ थे? हाँ 1917। हाँ, बहुजातीय का जन्म हो गया, जैसे वह 1917 से पहले नहीं था। जारशाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनकर रह गई थी। बहुत सी जाति जो थी किसी दूसरे के अधीन था, ठीक है, रूस में ही। उसके बाद बोल रहा है उन सब पर रूसी जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। जब किसी के गुलाम होगा तो गुलाम को होगा तो कोई तो शासन करता होगा उस पर ना, गुलामों पर। तो कौन कौन शासन कर रहा था? वहाँ के जो भी गुलाम थे लोग, कौन कर रहा था? सामंत। 1907 जारशाही रूस में बहुत सी जातियाँ पराधीन होकर रह गई थी। पराधीन जातियाँ जो थी उस पर अधिकार किसका था? कौन शासन कर रहा था? सामंत और पूंजीपति। सामंत और पूंजीपति, ठीक है। ये जो है शासन कर रहा था, जो पराधीन था, उस देश के जो पराधीन थे उसके ऊपर क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। उसके बाद आगे है, जैसे और बहुत से साम्राज्य होते हैं वैसे भी यह भी एक साम्राज्य था। 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। यानी कि एक 1917 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ, ठीक, और जिस वजह से दो अलग अलग जात था ना, एक था स्वाधीन जाति, एक पराधीन जाति था। दोनों में क्या हो गया? कुछ डिफरेंस आया। क्या आया? 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जाति के बीच बहुत बड़ा परिवर्तन आया। रूसी और गैर रूसी जाति के बीच परिवर्तन। अब क्या परिवर्तन आया वो देखा जाएगा। तो ये परिवर्तन कब आया था? 1917 में। क्या कब परिवर्तन आया था? 1917 में। रूसी और गैर रूसी जाति, यानी कि जो रूस का था लोग, जो रूस का था जिस जात का था, और जो दूसरे देश का था अलग जात का, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आया 1917 के आंदोलन के बाद। 1917 के आंदोलन के बाद उसके बाद आया बहुत सी जातियाँ सोवियत संघ में शामिल ना हुई, अलग हो गई। कुछ जाति सोवियत संघ में, रूस में ना जाके कहीं कुछ चला गया। उसके बाद है कुछ विलम्ब से दूसरे महायुद्ध से कुछ ही पहले अन्य जातियां उसमें शामिल हो गई। कुछ जो है अन्य जातियां भी उसमें शामिल हुआ, कुछ इधर का उधर हो गया। सोवियत संघ में आज जितनी भी जातियां शामिल है उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है जैसा भारत की जातियों का है। राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रभाव बहुत बड़ी निर्धारक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, यूरोप के लोग हैं तो यूरोपियन संस्कृति की बात करेंगे, हम भारत के लोग हैं तो भारतीय संस्कृति की बात करेंगे। पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बन पाया, यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बन पाया, भले महादेश है। उसके बाद है और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, दो यूरोपों को अलग अलग आम बात है। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति, एक सेकंड रुको, भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रता एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने पर स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस जगह कुछ क्वेश्चन बनेगा। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को अगर ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ राष्ट्रता एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने में स्थापित नहीं हुई है, क्योंकि यह संस्कृति और इतिहास की देन। हमारे भारत की संस्कृति और इतिहास कुछ वैसा है कि इस पर जो है कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सकता, बस इतना माइंड रखना। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस जगह कर दो,
हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति और इतिहास, भारतीय संस्कृति और इतिहास की देन की वजह से क्या है, कवि का सर्वोच्च स्थान है। इतिहास की देन से कवि सबका क्या है, भारत में सर्वोच्च स्थान है। कवियों का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, कवि को सबसे ऊंचा माना जाता है, सिर्फ इसी की वजह से, संस्कृति और इतिहास की वजह से सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। ठीक रहे लड़का, बात मत करो। उसके बाद है, इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे। जैसे मान लो हमारे भारत से रामायण महाभारत अलग कर दे तो क्या हो जाएगा, हड़कम मच जाएगा। तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता ही टूट जाएगी, पूरा एकता ही टूट जाएगा, एकदम विखंडन हो जाएगा। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवि जो है, कवियों की एक ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए। पूछेगा साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन किस देश के लिए अधिक ही महत्वपूर्ण है, तो भारत। और दूसरे देश के लिए उतना मायने नहीं रखता जितना भारत के लिए मायने रखता है। तो साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए महत्वपूर्ण है, भारत के लिए। बाकी कोई देश उतना मायने नहीं रखता है। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितनी पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीयता आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में संभव है। जो देश के बीच जो भी साधन है, सोर्स है, देश के जो भी साधन है, कहाँ गया क्वेश्चन जी? देश के साधनों का अच्छा उपभोग कौन करता है? पूंजीवादी कर। समाजवादी व्यवस्था में देश के साधनों का उपभोग समाजवादी व्यवस्था में संभव है। समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है, और कोई व्यवस्था में संभव नहीं है। उसके बाद है, अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसा देश है जो भारत से भी बहुत पिछड़ा हुआ है, तो समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अगर देखा जाए भारत की राष्ट्रीय क्षमता का विकास तो इसी व्यवस्था में संभव है। हाँ, समाजवादी व्यवस्था में। ये सब क्वेश्चन होगा शायद ऑब्जेक्टिव में। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास, अगर राष्ट्र का विकास हो जाए तो सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में। राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास कब संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। ठीक, इसी में संभव है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। और साहित्य की परंपरा का ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में, सब चीज़ समाजवादी में जी। जब भी कुछ रहे क्वेश्चन समाजवादी मानना, हर एक चीज़ समाजवादी में संभव है। साहित्य की परंपरा का ज्ञान, ये देखते हैं, साहित्य की परंपरा का ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। ठीक, उसके बाद समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, जो उसे आत्मसात करके आगे बढ़ाती है। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। जो पढ़ा लिखा ही नहीं तो क्या जानेगा साहित्य का महत्व क्या है। जब वह साक्षर होगा, जब वो पढ़े लिखेगा, साहित्य पढ़ने का उसे आपका अवसर मिलेगा तो सुविधा होगी। जब तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। अभी वाल्मीकि जी बहुत कुछ लिखा है, क्या पढ़ा है? कुछ पढ़ा है जी? वाल्मीकि जी क्या लिखा है? रामायण लिखा है। और महाभारत कौन लिखा है? व्यास जी लिखा है। तो पढ़ा है कोई रामायण महाभारत? हाँ, गणेश जी जो है कलम चलाने वाला है। गणेश जी कलम चलाया, लेकिन पूरा मटेरियल लिखाया कौन? व्यास जी। उसके अंदर का जो भी कंटेंट है व्यास जी बोला है, बस वो सिर्फ लिखने वाला है। हाँ, लिखा भाई। हाँ, क्या
जो गणेश जी लिखा था तो लाया था क्या चीज़? वही जो लिखा महाभारत। महाभारत लिखवाया है व्यास जी। मार्केट में प्रकाशित मिलेगा व्यास जी तब न पूछेंगे। व्यास जी मिलेगा, मिलने दो तब बताते हैं पूछ के। उसके बाद वे अनुवाद में नहीं, वे संस्कृत में भी पढ़ेंगे, क्योंकि पहले जितना भी आता था सब संस्कृत में लिखा आता था, ठीक है। और तब इस देश में इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि सुब्रमण्यम भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, सुब्रमण्यम भारती, सुब्रमण्यम भारती जो है, इनकी पुस्तक, इनकी जो शास्त्र है, क्या कविता जो है, इसकी जो कविता है, कौन पढ़ेगा जी? कहाँ के लोग पढ़ेगा? उत्तर भारत का लोग। उत्तर भारत कहाँ है जी? उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे। और एगो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका कविता कहाँ पढ़ेगा? कौन लोग पढ़ेगा? ये तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत के लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु, दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु, ठीक। चलो, यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघ कर सारे देश की संपत्ति बनेगा। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर है, यानी कि जिस भाषा में कम लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या है, और उसने अपने साहित्यकारों की बहुत से नाम सुनते हैं, तो वे उनकी रचनाएं पढ़ेंगे ही। और तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप के अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा। और तब संस्कृति, मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाला परंपरा का नवीन योगदान होगा। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। विशेषकर क्या है, साहित्य के बारे में टिप्पणी किया जी। ये सब कभी जो लेखक वो सब पढ़ेगा, हम लोग का ये सबसे कोई लेना देना है, ठीक है। इतना छापो। बाकी जो है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किया करो, और क्या कहेंगे। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। धन्यवाद।